एक फन फैक्ट बोलता हूँ। जिन लोगों ने लास्ट ईयर मार्च के टाइम जब मार्केट लो हुआ था, तब अगर टाटा मोटर्स में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता, तो आप गेस कीजिए आज उसका वैल्यू कितना होता आपके हिसाब से। 1.5 लाख, 2 लाख। आपको आंसर वीडियो में मिलेगा। आप शॉक्ड हो जाएंगे सुन के। हाय, कैसे आप सब? आई एम श्योर आप सभी अच्छे होंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सुदर्शन देव। वेलकम टू सुदर्शन देव ऑफिशियल, जहां मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, कंपनीज के कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा। जब भी हम लोग जॉब या दूसरा कोई काम करना शुरू करते हैं एंड घर का खर्चा संभालने लगते हैं, तब जनरली हम लोग सिर्फ 2 चीज़ों को ही अपने दिमाग में रखते हैं। एक है इनकम, दूसरा है एक्सपेंस। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पढ़ के मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा है कि हमें इनकम और एक्सपेंस के बीच में और 2 चीज़ों को रखना होगा, जो है एसेट एंड लायबिलिटीज़। कभी आपने सोचा कि अमीर लोग इतने रिच कैसे होते हैं? क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा एसेट खरीदते हैं एंड बाद में जब वो एसेट इनकम जनरेट करने लग जाता है, तब वो लोग लायबिलिटीज़ को लेते हैं। उनके पास लायबिलिटीज़ से एसेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग शायद ये बोल सकते हो कि वो लोग अमीर है इसीलिए उनके पास एसेट है, लेकिन नहीं, उनके पास एसेट है इसीलिए वो लोग अमीर हैं। आज इसको डिटेल्स में समझेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नंबर 1, सिंपल लैंग्वेज में इनकम, एक्सपेंस, एसेट एंड लायबिलिटीज़ के रिलेशन। नंबर 2, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेट जहां आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3, कौन सा एसेट कितना रिटर्न देता है एंड कितने दिन के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 4, हर एक एसेट की लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी के बारे में भी जानेंगे। अब लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी क्या है वो मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक में बहुत अच्छे से इनकम, एक्सपेंस, एसेट एंड लायबिलिटीज़ के रिलेशन को समझाया है। इसी को थोड़ा शॉर्ट में मैं बोलता हूँ। अगर आपको और अच्छे से एसेट एंड लायबिलिटीज़ एंड इसके इफेक्ट के बारे में जानना है, तो आप रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा बुक है। आप स्क्रीन पे फर्स्ट डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें मैंने एसेट, लायबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंस को दिखाया है। अभी सेकंड डायग्राम देखिए। हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब भी जॉब या दूसरा कोई सोर्स से हम लोग को पैसा मिलता है, तब घर का एसेंशियल खर्चा करने के बाद जो बच जाता है, उन पैसों से हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गैजेट्स, बाइक, कार, ज्वेलरी या सिंपली वो सब चीज़ों का शॉपिंग करते हैं जिन चीज़ों का हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका इनकम जितना बढ़ेगा, आपका लाइफस्टाइल भी उतना ही चेंज होगा। तो इससे आपका लायबिलिटीज़ बढ़ने लगेगा एंड एज ए रिज़ल्ट आपका एक्सपेंस भी बढ़ेगा। और उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको और इनकम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनकम बढ़ाने के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस है? आइदर आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ेगा या कोई दूसरा सोर्स ढूंढना पड़ेगा जहां से आपको पैसा मिले। जैसे कि आप डायग्राम पे देख सकते हैं, मैंने लायबिलिटीज़ एंड एक्सपेंस का पार्ट बड़ा दिखाया है। और वही दूसरी तरफ आप थर्ड डायग्राम पे देखिए। अगर वही पैसा अगर आप अननेसेसरी खर्चा ना करके एसेट खरीदने में लगाते, तो कुछ टाइम के बाद वो एसेट आपके लिए इनकम जनरेट करेगा। तो हो गया ना आपका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, एंड ऑटोमेटिकली आपका इनकम भी बढ़ने लगेगा टाइम के साथ साथ। ये सुनने में थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन बहुत ही ईजी है। आप बस 100 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। वॉरेन बफेट जी का एक बहुत ही फेमस कोट है, इफ़ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इसका मीनिंग तो आप सभी को समझ आ ही गया होगा। आप में से जिन लोगों को वॉरेन बफेट कौन है नहीं पता, प्लीज़ एक बार गूगल पे सर्च कर लेना। आई एम श्योर आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा। देखिए, शॉपिंग करना बुरी बात नहीं है। हम सभी को अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना चाहिए। आप लोग, हम लोग शॉपिंग करते हैं इसीलिए देश का इकोनॉमी चल रहा है। लेकिन इतना भी शॉपिंग मत कीजिए कि आपका ही इकोनॉमी डाउन हो जाए। थोड़ा थोड़ा सेव कीजिए एंड इन्वेस्ट करने का ट्राई कीजिए। अभी टाइप्स ऑफ एसेट बोलने से पहले शॉर्ट एंड सिंपल में लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी क्या है वो क्लियर कर देता हूँ। वॉलेटिलिटी को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आज आपने 100 रुपीज़ बैंक के सेविंग अकाउंट में रखा
एंड अचानक कल आपको वही 100 रुपीज़ का ज़रूरत पड़ गया। एंड जब आप बैंक में वो 100 रुपीज़ विड्रॉ करवाने जाएंगे तो क्या बैंक आपको बोलेगा कि आपके इन्वेस्टेड 100 रुपीज़ का वैल्यू कम होकर 90 रुपीज़ हो गया या बढ़ के 110 रुपीज़ हो गया? नहीं ना। बैंक में आपका 100 रुपीज़ का वैल्यू 100 रुपीज़ ही रहेगा। एटलीस्ट 1-2 दिन या 1 महीने में तो चेंज नहीं होगा। तो हम इसको लो वोलेटाइल बोल सकते हैं। मीन्स आपका इन्वेस्टेड अमाउंट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, मीन्स ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा एंड रिस्की भी कम होगा। लेकिन वही 100 रुपीज़ अगर आप शेयर मार्केट में लगाते तो शायद 100 रुपीज़ का वैल्यू कम होकर 90 रुपीज़ या वैल्यू बढ़ के 110 रुपीज़ भी हो सकता था। तो हम इसको हाई वोलेटाइल बोल सकते हैं। मीन्स आपका इन्वेस्टेड अमाउंट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, मीन्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगा एंड बहुत ज़्यादा रिस्की भी होगा। जितना ज़्यादा वोलेटाइल उतना ज़्यादा रिस्की एंड उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। एंड जितना लो वोलेटाइल होगा उतना ज़्यादा कम रिस्की होगा एंड उतना कम प्रॉफिट भी मिलेगा आपको। अभी लिक्विडिटी को समझते हैं। इसको समझना बहुत ही सिंपल है। कोई भी इन्वेस्टमेंट को आप कितना इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उसको हम लिक्विडिटी बोल सकते हैं। मान लो आपको एक 5 लाख रुपीज़ की कार लेनी है एंड आपके पास 5 लाख रुपीज़ कैश भी है, तब तो आप बहुत ही इजीली वो कार खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कैश रुपीज़ को हम सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट बोल सकते हैं। और वहीं पे अगर आपके पास कैश रुपीज़ ना होके गोल्ड है जिसका वैल्यू भी 5 लाख रुपीज़ है, तब पहले आपको उस गोल्ड को बेचना होगा। और हर कोई तो आपसे इतना गोल्ड खरीदेगा नहीं। पहले आपको बायर ढूंढना पड़ेगा, फिर जो कैश मिलेगा आप उससे कार खरीद सकते हैं। तो गोल्ड को बेचना फिर उसको कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा टाइम लगेगा। तो कंपेयर टू कैश गोल्ड को हम थोड़ा कम लिक्विड बोल सकते हैं। अगर आपके पास रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है तो उसको बेचना एंड उसका सही वैल्यू मिलना बहुत ही मुश्किल है एंड टाइम भी लगता है। कभी कभी ज़्यादा बड़ा या कम वैल्यूएबल जगह पे अगर आपका रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है तो उसको बेचना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और 6-7 महीना 1 साल भी लग सकता है अच्छा वैल्यू मिलने में। तो इस सबको समझ आ ही गया होगा कि रियल एस्टेट बहुत ही लो लिक्विड एसेट है। इमरजेंसी में इसको कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल हो सकता है। जैसे कोरोना के टाइम पे अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़े एंड आपके पास एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है जिसको आप बेचना चाहते हो, तब तो आप बायर ही ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा। और अगर कोई राज़ी भी होगा तो आपके प्रॉपर्टी का सही वैल्यू नहीं मिलेगा। तो कैश हो गया सबसे हाई लिक्विड एसेट, गोल्ड हो गया मीडियम लिक्विड एसेट एंड रियल एस्टेट हो गया सबसे लो लिक्विड एसेट। आई होप आपको वॉलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी समझ आ गया होगा। जितना हाई लिक्विडिटी होगा उतना अच्छा है। अभी आप स्क्रीन पे एक चार्ट देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम पे टाइप्स ऑफ एसेट है जैसे इक्विटी, डेट, कमोडिटीज़, रियल एस्टेट, लिक्विड एट्सेट्रा। सेकंड कॉलम पे आपको कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड कॉलम पे आपको उस एसेट से कितना रिटर्न मिल सकता है। फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम पे वॉलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी को दिखाया है। अभी पहला जो एसेट है इक्विटी, उसको डिस्कस करने के लिए अलग से एक पूरा वीडियो चाहिए होगा। अलग वीडियो में इक्विटी को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में बोलूँगा सो दैट आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इक्विटी मीन्स आप कोई भी बिजनेस में एक छोटा सा ओनरशिप का हिस्सा ले रहे हो, यानी उस बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस में आपका भी हिस्सा होगा। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, रिलायंस, टाटा ग्रुप और भी बहुत सारी कंपनीज है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिनमें आप एक छोटा सा ओनरशिप का हिस्सा ले सकते हैं। एंड वो बिजनेस जितना ग्रो करेगा आपका पैसा भी उतना ही ग्रो करेगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आपका भी हिस्सा होगा। अभी इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो गया या डायरेक्ट इक्विटी, मीन्स आप डायरेक्ट कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी के लिए मैं अलग से कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, तब आपका कन्फ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आप टेबल के सेकंड कॉलम पे देखिए, मैंने इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 ईयर से ज़्यादा बोला। जनरली इक्विटी को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना होगा, क्योंकि एक तो इक्विटी हाई वोलेटाइल होता है, तो शॉर्ट टर्म पे आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होने का चांसेस भी रहेगा। एंड लॉन्ग टर्म रखने का जो मेन रीज़न है, आपका इन्वेस्टमेंट जितना लॉन्ग टर्म रहेगा कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी उतना ही अच्छा होगा।
5 ईयर्स जो मैंने बोला वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग के बारे में नहीं बोला। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बहुत ही अलग अलग है। डायरेक्ट इक्विटी आप एक दिन के लिए भी खरीद सकते हैं और 100 साल के लिए भी खरीद सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है। जब तक वो कंपनी रहेगा तब तक आप बाई या सेल कर सकते हैं। अभी इक्विटी के थर्ड कॉलम पे देखिए, यहाँ पे मैंने रिटर्न 12 to 15% दिखाया है। ये वाला रिटर्न एकदम मॉडरेट लिया है जो आपको एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके मिलेगा। इक्विटी का जो रिटर्न है वो अलग अलग केसेस में बहुत डिफर करेगा आपके नॉलेज एंड आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के ऊपर। इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड का वीडियो जब आएगा तब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी फोर्थ कॉलम पे देखिए, वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, यानी बहुत रिस्की होगा एंड फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करेगा। मैं एक और स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता हूँ, इससे आपको वॉलेटिलिटी का आइडिया हो जाएगा। ये 5 ईयर्स का निफ्टी 50 का ग्राफ है। आप देख सकते हैं कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। लास्ट ईयर मार्च में जब कोरोना के केसेस मिलना स्टार्ट हुआ इंडिया में, तब शेयर मार्केट अचानक इतना नीचे गया कि बहुत सारे लोगों का बहुत लॉस हुआ, स्पेशली जो लोग ट्रेड करते हैं एंड जिन्होंने डर की वजह से अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है तब ऐसा सिचुएशन आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तब आपको और ज़्यादा खरीद के रखना होगा एंड वेट करना होगा कि कब मार्केट ऊपर जाएगा। एक फन फैक्ट बोलता हूँ, जिन लोगों ने लास्ट ईयर मार्च के टाइम जब मार्केट लो हुआ था तब अगर टाटा मोटर्स में 1,00,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता तो आप गेस कीजिए आज उसका वैल्यू कितना होता आपके हिसाब से? 1.5 लाख, 2 लाख। तो आज उस 1,00,000 रुपीज़ का वैल्यू ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स बढ़ गया होता, यानी 1,00,000 रुपीज़ बढ़ के 4.5 लाख रुपीज़ हो गया होता। तो अब आप समझ सकते हैं इक्विटी का पावर कितना है। अभी फिफ्थ कॉलम में देखिए, लिक्विडिटी मीडियम है, क्योंकि अगर कम अमाउंट बाई या सेल करते हैं तब तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर बहुत बड़ा है तब बाई या सेल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है एंड मार्केट के मूड के ऊपर भी डिपेंड करेगा लिक्विडिटी। अभी सेकंड जो एसेट है डेट, उसको डिस्कस करते हैं। डेट वर्ड सुनते ही आपके मन में क्या आता है? हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोगों ने बैंक या कहीं और से कोई उधार लिया है, लेकिन यहाँ पे डेट का मीनिंग उसका उल्टा है, यानी आप किसी और को लोन दे रहे हैं एंड आप जिसको लोन देंगे वो हर साल आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करता रहेगा जब तक आपका डेट मैच्योर नहीं हो जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि आपसे भला कौन लोन लेगा? आपसे बैंक लोन ले सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेती है, बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनीज है जो लोन लेती है। बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं वो भी एक टाइप का लोन है जो आप बैंक को देते हैं, बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है। अभी डेट का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो अलग अलग केसेस में बहुत अलग अलग होगा। जैसे पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15 ईयर्स का लॉक इन है। सुकन्या समृद्धि योजना भी आपको बहुत लंबे टाइम तक रखना होगा। सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड है जो आप इजीली इन्वेस्ट एंड रिडीम कर सकते हैं एंड रिटर्न भी अच्छा मिलता है। एंड डेट में रिटर्न ऑलमोस्ट 6 to 8% के रेंज में ही रहेगा अभी के लिए। वोलेटिलिटी बहुत लो है, फ्लक्चुएट इतना नहीं करेगा एंड रिस्क भी बहुत कम होगा। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें तो रिस्क थोड़ा भी नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी हर एक के लिए अलग अलग होगा। डेट म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा लिक्विड है। पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि योजना ये थोड़ा लो लिक्विड हो गया। अभी कमोडिटीज़ में बहुत कुछ है, लेकिन मैं मेनली गोल्ड के बारे में डिस्कस करूँगा। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे गोल्ड बार, डिजिटल गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एट्सेट्रा। लेकिन ज़्यादातर लोग गोल्ड ज्वेलरी को ही अपना इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। आप कभी भी गोल्ड ज्वेलरी को एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ मत करना, क्योंकि ज्वेलरी का मेकिंग चार्जेस बहुत होता है एंड ज्वेलरी के साथ हम लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, तो इमरजेंसी के टाइम इसको बेचना थोड़ा टफ हो सकता है एंड ज्वेलरी का रीसेल वैल्यू भी अच्छा नहीं मिलेगा। मुझे जहाँ तक लगता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। जनरली हम लोग गोल्ड में ट्रेड नहीं करते, तो गोल्ड खरीदने के बाद ज़्यादातर लोग इसको लॉन्ग टर्म ही रखेंगे एंड लॉन्ग टर्म में गोल्ड का रिटर्न भी डेट के इक्विवेलेंट या उससे थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। गोल्ड थोड़ा वोलेटाइल होगा कंपेयर टू डेट इंस्ट्रूमेंट एंड लिक्विडिटी भी मीडियम है। अभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। इसको बाई एंड सेल करने में बहुत रूल्स, रेगुलेशन, पेपर वर्क्स
टैक्सेस, बहुत कुछ लगता है। तो आप समझ ही सकते हैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा एंड टफ भी होगा। रियल एस्टेट का कोई इंडेक्स या बेंचमार्क नहीं है जिससे आपको पता चले कि आपके रियल एस्टेट का वैल्यू कितना चल रहा है। तो बाय एंड सेल करते टाइम सही वैल्यू मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। वॉलेटिलिटी मीडियम है एंड लिक्विडिटी भी लो है। लिक्विड आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा एंड वॉलेटिलिटी नहीं होगा। लिक्विड में मेनली हम लोग कैश एंड सेविंग अकाउंट को इंक्लूड कर सकते हैं। अब सेविंग अकाउंट एंड कैश तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बस आपको रखना होगा डे टू डे लाइफ के खर्चे के लिए और इमरजेंसी के लिए। मैंने क्रिप्टो करेंसी को ऐड नहीं किया। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे इतना नॉलेज नहीं है। हाँ, लेकिन ट्रेडिंग के लिए बहुत सही है, तो जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए ठीक है। हर किसी का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सेम नहीं होगा, कोई ज़्यादा रिस्क ले सकता है तो कोई कम रिस्क लेगा। आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड एज के ऊपर डिपेंड करेगा आपका पोर्टफोलियो कैसा होगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना होगा जिसमें डेट, इक्विटी, कमोडिटीज सब कुछ हो। अगर आपको सही में रिच बनना है एंड वेल्थ क्रिएट करना है तब इक्विटी से बेटर ऑप्शन नहीं है। तो इक्विटी को मेनली वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको रखना होगा। और आपको तो पता है इक्विटी कितना वॉलेटाइल होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको डेट भी रखना होगा। एंड गोल्ड मेनली हेजिंग के लिए रखना होगा एंड आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तब आप रियल एस्टेट को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो छोटे पोर्टफोलियो के लिए रियल एस्टेट का कोई लॉजिक नहीं बनता। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया टाइप्स ऑफ एसेट, यानी आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको शॉर्ट एंड सिंपल में समझाने की। हो सकता है बहुत कुछ मिस हो गया होगा, तो दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। एंड कैसे इन्वेस्ट करना है एंड कहाँ से शुरू करना है उसको भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।